बीजेपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं, आज आप लोग अपने खुद के छोटे मोटे साधनों से चलकर मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए यार। इसके लिए यहाँ सभी लोगों का आभार नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा के लगभग 5 वर्षों के और केंद्र में बीजेपी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगभग 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान यहाँ इन दोनों ही सरकारों की खासकर गरीब किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य और जन विरोधी गलत नीतियों, गलत कार्यकलापों के कारण प्रदेश के जो जबरदस्त नाराजगी या क्रोध ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की हिम्मत अभी तक भी नहीं जुटा पा रही है। और वही दूसरी तरफ सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। आजादी के बाद और केंद्र में भी लगभग 54 वर्षों तक अधिकार जो अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से केंद्र के साथ साथ देश के अधिकांश राज्यों में भी सत्ता से बाहर हो गई। और अब ये पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने मूल सिद्धांतों व असूलों को भी साथ पर रखकर यहाँ बीजेपी के इशारों पर सरकार चलाने वाली खासकर अल्पसंख्यक समाज के सर इधर खड़े हो जाओ, सर इधर खड़े हो जाओ प्लीज। एम्बुलेंस बढ़ा दिया मैंने पूरा बढ़ा हुआ है, माइक हटा हुआ है, एम्बुलेंस बस ऐसे करो। ओबी से देखो, ओबी से माइक तो हटा हुआ है। माइक इस पर लगा दो, माइक पे नो माइक पे लगा दो, माइक पे। प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार की यह शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जनता राजधानी की व्यापक जिसके कारण यह पूरे प्रदेश में चोरी, सुनो माइक पे लगा दो, माइक पे पहला उत्पीड़न, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं लगातार होती रही। चुनाव के दौरान भी ये घटनाएं अभी तक भी रुकी नहीं है और यही के कारण है कि इस सरकार के चलते यहाँ प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहित लगभग 500 और भी छोटे बड़े सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की नागरिक की अरे मैं कुछ नहीं कर सकता है, दंगा हो गया, मैंने कैमरे गिरा दिए, तुम कह रहे हो क्या? कैमरा बच गया, वही बोल रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है भाई। जिसमें पुलिस अधिकारी की जांच चली गई। हाँ दे दिया, प्रेम मिल रहा है। बलात्कार
हुआ। इस प्रकार से सपा सरकार मिल रहा है ना ऑडियो? जहाँ हर तरफ असुरक्षा व आतंक का माहौल है। इस पे चेक यार आप इस पे चेक बार बार अरे कर लो ना यार भाई साहब, क्यों ऐसा कर रहे हो यार? मैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, इतनी देर से समझ ही नहीं रहा, ज़्यादा चौड़ा हो रहा है। चक्कर में नीचे हो रहा हूँ ना यार, अरे स्टील ही तो खींच रहा है कौन सा? और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की अनेक योजनाओं को तो वर्तमान सरकार ने बहुत चालाकी से समाजवादी पेंशन योजना खास है, जिसका पहले मूल नाम महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना था। इसके साथ ही सपा सरकार ने खासकर प्रदेश के धर्मों के आम लोगों की तथा विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है, जबकि सरकारी अधिकारी को या भोग के भाव में ही बदल दे रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायी बना रहा है। और इसके लिए सपा के साथ केंद्र में रही उनकी पहले से वर्तमान भाजपा सरकार भी है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में को भी देश के प्रधानमंत्री को यहाँ प्रदेश में चल रहे गुंडागर्दी पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और अभी कोई चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसके साथ वही दूसरी तरफ सपा नेता श्री मुलायम यादव ने भी अपने हुक्मों की वजह से किस प्रकार से कदम कदम पर अपने भाई श्रीपाल यादव को जनता के सामने अपमानित किया है, तो इसका श्रीपाल यादव व उनके कहने के लोग इस चुनाव में अंदर अंदर अखिलेश के कहने के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। और इसीलिए स्वाभाविक ही है कि अब सपा के ये दोनों कहने इस चुनाव में अंदर अंदर एक दूसरे के कहने के उम्मीदवारों को हराने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और फिर इतना अपना देश को भी दो कहनों में ही बटके रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकारी चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुट जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी
गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में ये बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असत्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से जहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये इनका पहला बीजेपी का मुख्य चुनावी वायदा था लोकसभा चुनाव में। और इसके साथ ही कर्ज में डूबे किसानों का भी कर्जा माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में फिर से भुलाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या केंद्र की सरकार को बने हुए अब लगभग 3.25 वर्ष हो चुके हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इन 3.25 वर्षों में किसी भी गरीब के खाते में 1 रुपया नहीं आया है? मैं अपने किसान भाइयों से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी किसान का कर्ज माफ हुआ है? मैं समझ नहीं हुआ। लेकिन इनके ये दोनों इस प्रकार से इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे अब यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे झूठे बातों ही रहे हैं। इस प्रकार से बीजेपी की केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म की नाटकबाजी की है जो आप लोगों से छिपी नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में इसे देश से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा अति जनप्रिय फैसला ले लिया जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनत एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी थोड़े तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। जबकि वही दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक बड़ी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए गए अपने इस फैसले से पहले ही 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चढ़े हुए बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीजेपी द्वारा पूरी चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने आज तक ये भी नहीं बताया है कि देश में नोटबंदी करने के बाद 3 महीनों के अंदर कितना काला धन इकट्ठा किया गया है और इसकी कितने लोगों को सजा दी गई है। ये बात भी बीजेपी के लोगों ने हमेशा से समझ नहीं किया है। इसलिए इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि इनका ये नोटबंदी का फैसला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने लोकसभा चुनावी वायदों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही लिया गया है। इसके अलावा अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के जबरदस्ती के गलत आरोप लगाने वाले बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये भी जरूर बताना चाहिए
कि इन्होंने अपने चहेते ललित मोदी, विजय माल्या जो मध्य प्रदेश भाजपा सरकार का बड़ा व्यापक घोटाला एवं अनेक और घोटालों में फंसे अपने नजदीकी लोगों को अभी तक भी इन्होंने क्यों बचाया हुआ है, जिसका जवाब देने से अक्सर ये लोग फंसते ही रहते हैं। इसलिए इसी मामले में अब इनकी एक खास पहचान बन गई है। बीजेपी कंपनी के लोगों की अब इस मामले में एक खास पहचान बन गई है कि वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते हैं। जबकि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी पार्टी की रही सरकार ने ऐसे सभी लोगों के खिलाफ काफी सख्त कानूनी कार्रवाई की है, जिसके अनेकों उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और अब मेरा ये कहना है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री ने अपने अब तक के रहे कार्यकाल में केवल एक ही बड़ा कार्य ये किया है कि इन्होंने देश में अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेवकों को पहले से भी और कई गुना ज्यादा माला माल हमारा तो हो गया, ना भी होगा तो रुको दो पकड़ो माइक पकड़ो, मैं लगा माइक ऊपर लोगों का नहीं लगेगी पहले से भी काफी ज्यादा ये ऐसे कर लेगा ना यार, ये हो तो गया धक्का कर लगे बना दिया फ्रेम। नहीं गिर जाएगा सर। अरे बना दिया ना फ्रेम, मैंने रोल करता रोल। अरे लाइव दे रहे सोच रहा था दे देंगे। करता रहो तो इसको पकड़ यार, ये अपने के चक्कर में चल रहा है हो रहा है ना रोड। कर ले तो आराम से हाँ ला पकड़ निकाल 20 मिनट निकाल देंगे। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र में अपने भाजपा शासित राज्य सरकारों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को भी देता अभी लोगों का आरक्षण भी काफी कर दिया है। इसके साथ साथ अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन विभिन्न स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड, गुजरात का दलित ऊना कांड व यहाँ के उत्तर प्रदेश का भी दया शंकर सिंह कांड आदि इसके कुछ खास उदाहरण हैं। ऐसे हालातों में केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार द्वारा इन लोगों के मुखिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से जुड़े कुछ स्थानों को स्मारक व संग्रहालय आदि में मात्र घोषणा करने से व कुछ मौकों पर इनका नाम इस्तेमाल किए जाने से व कुछ संस्थानों का भी नाम खाली रखने से तू एक क्षेत्र से विधायक बन गया दलितों व पिछड़ों के घरों में जाकर उनके साथ खाना आदि खाने से भी इनके समाज का दूसरापन व सामाजिक उत्पीड़न आदि कतई भी खत्म होने वाला नहीं है। और वर्तमान में अब ये लोग अपने समाज पर आए दिन हो रहे अन्याय अत्याचार व जातिवादी व्यवहार एवं सरकारी भेदभाव व उपेक्षा आदि से काफी ज्यादा दुखी है। और अब इन समाजों में ये लोग बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केवल सहानुभूति नहीं चाहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके मुख्य दोषी लोगों के खिलाफ समय से ठोस कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित होते हुए देखना चाहते हैं। कर ले जा। अब ये लोग अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ साथ भारतीय संविधान में
इन्हें खासकर समानता, ग्रामीण व आरक्षण आदि के जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो उनको अब ये लोग वास्तव में या जमीनी हकीकत में लागू होते हुए देखना चाहते हैं। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा की सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में समाज के लोगों के साथ ही अधिकांश सोचेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामा मिलिया यूनिवर्सिटी का कार्य अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो भी दखल देने की कोशिश की जा रही है तो ये भी की बात है, जिससे हमारी पार्टी कभी भी सहमत नहीं। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन चाहे लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिससे इनमें हमेशा ही डर में भय बना रहता है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में तो कतई भी संभव नहीं हो सकता है कि ये रिपोर्ट लागू हो जाए। इसके अलावा केंद्र में रही पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार की भी गलत आर्थिक नीतियों के कारण अन्य सभी वर्गों में से खासकर गरीब व बेरोजगार लोग भी अपनी रोटी रोजी के लिए हमें काफी ज्यादा परेशान व दुखी नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने टूट के रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की भी कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे समझ सकती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस चुनाव में
बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, विरोधी पार्टियों द्वारा मीडिया में और ओपिनियन पोल के सर्वे आदि के जरिए तो जिस प्रकार से बीएसपी को बहुत कम तरीके से आंका जा रहा है सीटों के मामले में, तो मैं इन लोगों को ये बताना, आप लोगों को सावधानी के तौर पर ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में सन 2007 में विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में तो मीडिया और ओपिनियन पोल में वे सर्वे आदि में तो बीएसपी को तीसरे और चौथे नंबर पर दिखाया था सन 2007 में। आप लोगों को याद होगा, कोई नहीं है महसूस कर रहा था या आंक रहा था कि बीएसपी अपनी मेजॉरिटी लेकर आई। ये सन 2007 की बात है। मीडिया वाले लोग, ओपिनियन पोल वाले लोग, सर्वे वाले लोग बीएसपी को सन 2007 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बीएसपी को तीसरे और चौथे पर दिखाते थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ओपिनियन जो पोल जिन्होंने दिखाया था कि बीएसपी तीसरे और चौथे पर रहेगी, उनकी पोल खुल गई और बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी थी। सन 2007 में बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली और बीएसपी की अकेले अपने बलबूते पर ही सरकार बनी थी। तो इसी प्रकार अब विरोधी पार्टियों के बारे में आप लोगों को मालूम है कि चुनाव में की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बीजेपी की भी हालत खराब है, क्योंकि बीजेपी ने खास तौर से अपने लोकसभा चुनावी वायदों को पूरा नहीं किया और नोटबंदी की वजह से जनता पढ़ाई कर रही है और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग जो है वो भी बड़ा दुखी है इनके नोटबंदी के फैसले से। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, तो उससे भी जनता बड़ी दुखी है। लेकिन इन सबके बावजूद भी मीडिया में और ओपिनियन पोल और सर्वे में फिर भी इन पार्टियों को आगे दिखाने हैं, तो इसको आप लोग क्या मान के चलेंगे? ये मैनेज किया हुआ ओपिनियन पोल नहीं है तो क्या है? ये मैनेज किया हुआ सर्वे नहीं है तो क्या है? इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को विरोधी पार्टियों द्वारा जो मैनेज किया गया ओपिनियन पोल है, सर्वे है, उनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है। और मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब रिजल्ट आएगा तो विरोधी पार्टियों का मैनेज किया गया ओपिनियन पोल की पोल खुल जाएगी और बहुजन समाज पार्टी जुड़ेगी, बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी और बीएसपी की फिर अकेले ही सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि यदि इस मामले में खासकर ये लोग, हमारे लोग, इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं और इसके साथ ही विरोधी द्वारा मैनेज किए गए मीडिया में ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती के अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनकी हवाई खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं, तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। ये बात मैं फिर से बताना चाहती हूँ। और यदि इन सब मामलों में इन लोगों ने मामलों में हमारे लोगों ने सावधानी बरतने में थोड़ी सी भी चूक कर दी तो फिर इसका फायदा उठाकर यहाँ बीजेपी सपा भी सत्ता में आ सकती है और ऐसा हो जाने पर फिर यहाँ की आम जनता की जिंदगी पहले से भी काफी ज्यादा अधिक पीड़ादायी व नरक ही बन जाएगी। और सपा की सरकार के आते ही फिर यहाँ हर प्रकार के अपराध व जुर्म जाति पहले से भी कई गुना